जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीकेएम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपके बीएसटीसी के एग्जाम एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। एग्जाम के बस अब कुछ दिन ही बाकी हैं। तो अब आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है और रात दिन एक करना है आपको तैयारी के अंदर। ओके। और इसी के साथ ही आज हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, एक बार इस क्लास को जरूर देखें और अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। और आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ व कब हुआ था? ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें? एरिनपुरा के अंदर 28 जुलाई 1857 को, खेरवाड़ा में 28 मई 1857 को, ब्यावर के अंदर 28 जून 1857 को, या फिर नसीराबाद के अंदर 28 मई 1857 को। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि राजस्थान में प्रथम विद्रोह जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसका प्रथम विद्रोह कहाँ व कब हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो नसीराबाद के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857 को। यानी राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरंपुरा और खेरवाड़ा। उनमें से सर्वप्रथम विद्रोह नसीराबाद के अंदर हुआ था। कहाँ पर? नसीराबाद के अंदर हुआ था। कब हुआ था? तो 28 मई को हुआ था। 28 मई को हुआ था और यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के लोगों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। ओके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा हमीर या फिर राणा सांगा। तो आपको बताना है कि दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं, साथ ही दुर्सा आडा ने अपनी कविताएं किस भाषा में लिखी? तो डिंगल भाषा में लिखी थी। और ये डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किस शासक के पक्ष में लिखी थी? तो महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी। ओके। इसके अलावा महाराणा प्रताप के अलावा चंद्रसेन के पक्ष में भी लिखी थी। चंद्रसेन के बारे में भी वीर कविताएं लिखी थी। ओके। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा साथियों, दुर्सा आडा ने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा है? डिंगल का हेरोस कहा है। क्या कहा है? डिंगल का हेरोस कहा है। इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोपेन ने, किसने? कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन में क्या दे रखा है? 5 भागों के अंदर, 4 भागों में, 6 भागों के अंदर या फिर 3 भागों में। तो अब आपको बताना है कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा था। तो साथियों, बात करें कोपेन महोदय की, तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को बांटा था 4 भागों के अंदर। कितने भागों में? 4 भागों के अंदर बांटा था। कौन कौन सी? जिसमें पहला था BWHW, BWHW, BSHW, BSHW, CWG और AW, CWG और AW। इन 4 भागों के अंदर बांटा था कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 डी। 4 भागों में बांटा था राजस्थान की जलवायु को कोपेन महोदय ने। ओके। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, हरिहर या फिर चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि हो जाएगा साथी, वह हो जाएगा चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रवरदाई था। और ये चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का एक परम मित्र भी था। परम मित्र मित्र था और इसके अलावा दरबारी कवि भी था। ओके। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? किससे था? यानी 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? किस व्यक्ति, महान व्यक्ति से था? ऑप्शन में क्या दे रखा है? मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या फिर साधु सीताराम दास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? तो मोतीलाल तेजावत से। किससे? मोतीलाल तेजावत से है 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध।
इसे मेवाड़ की पुकार भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार भी कहा जाता है इस 21 सूत्री मांग पत्र को। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने चमरी कर लगाया था? पृथ्वी सिंह ने, गोविंद दास ने, कृष्ण सिंह ने या फिर केसरी सिंह ने? तो अब आपको बताना है चमरी कर किसने लगाया था, किस ठिकानेदार ने लगाया था चमरी कर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चमरी कर किसने लगाया था? तो कृष्ण सिंह ने लगाया था। कृष्ण सिंह ने लगाया था चमरी कर। साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन, राजस्थान का जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन है। और इसी बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर 84 प्रकार की लाग बाग थी। कितने प्रकार की? 84 प्रकार की लाग बाग थी। और 84 प्रकार की लाग बाग भी किस ठिकानेदार ने लगाई थी? तो कृष्ण सिंह ने लगाई थी। और इसी कृष्ण सिंह ने सन 1903 ईस्वी के अंदर 1903 के अंदर एक कर और लगाया था। कौन सा? तो संवरी कर लगाया था 1903 के अंदर। संवरी कर क्या था? तो बेटी के विवाह पर लिया जाने वाला 5 रुपए का कर था। ओके, तो किसने लगाया था? तो कृष्ण सिंह ने लगाया था, सन 1903 ईस्वी के अंदर लगाया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा साथियों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। इस पृथ्वी सिंह ने, किसने? पृथ्वी सिंह ने 1906 के अंदर तलवार बंधाई कर लगाया था। कौन सा कर? तलवार बंधाई कर लगाया था। ओके, और इस कृष्ण सिंह ने 1903 ईस्वी के अंदर 1903 के अंदर कौन सा कर लगाया था? चमरी कर लगाया था। यानी इस कृष्ण सिंह की 1906 के अंदर मृत्यु हो जाती है और 1906 के अंदर एक नया ठिकानेदार बनता है। कौन सा? पृथ्वी सिंह। और इस पृथ्वी सिंह ने आते ही एक कर लगाया, जन किसानों पर कौन सा कर लगा दिया था? तो तलवार बंधाई कर लगा दिया था। ओके, तो इनका भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ मीराबाई से संबंधित नहीं है? नरसिंह मेहतारी हुंडी, हरवालो कामड़, सत्यभामा रूसनो या फिर जोग चिंतामणि? तो अब आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि मीराबाई ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा, यानी कौन सा ग्रंथ मीराबाई का नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी तीनों ग्रंथ किसके हैं? मीराबाई के हैं। और किस भाषा में? मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋषि लकुलिस द्वारा स्थापित लकुलिस या पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? मातृकुंडिया के अंदर, किराड़ू बाड़मेर, बंड देवरा या फिर एकलिंगनाथ के अंदर? तो अब आपको क्या बताना है, ऋषि लकुलिस द्वारा स्थापित लकुलिस या पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? यानी लकुलिस या पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ बताना है आपको, कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लकुलिस या पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? तो एकलिंगनाथ के अंदर, एकलिंगनाथ जी। और एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एकलिंगनाथ जी का मंदिर स्थित है। अगर बात करें इस मंदिर के निर्माण की, तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस एकलिंगनाथ जी को क्या कहा जाता है? मेवाड़ के कुल देवता कहा जाता है। मेवाड़ की कुल देवता कहा जाता है। और इसके पुनर्निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था राणा मोकल ने। किसने करवाया था? मोकल ने करवाया था। मोकल कौन थे? तो कुंभा के पिता थे। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लकुलिस या पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? तो एकलिंगनाथ के अंदर। ओके, डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एकलिंगनाथ जी का मंदिर स्थित है। और किस प्रकार का मंदिर? लकुलिस या पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है इस मंदिर के अंदर। ओके, और 734 ईस्वी के अंदर
734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे मेवाड़ के कुल देवता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है 3 साकों के लिए, 2 साकों के लिए, 2.5 साकों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की राइट आंसर की बात करें तो साथियों 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का किला कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? तो 2.5 साकों के लिए। यहाँ पर कितने साके हुए थे? 2.5 साके हुए थे। ओके, अगर 3 साकों के लिए पूछे तो तीन साकों के लिए प्रसिद्ध है आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 3 साके हुई थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। प्रथम साका 1303 ईस्वी के अंदर, द्वितीय 1534 के अंदर और तृतीय हुआ था 1567 ईस्वी के अंदर। ओके, तो जैसलमेर का किला 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है जो सफेद चूहों के लिए विख्यात है? अब आपको क्या बताना है? करणी माता के मंदिर के बारे में बताना है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है और करणी माता को किस नाम से जाना जाता है? तो सफेद चूहों वाली देवी के रूप में जाना जाता है और सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? समली कहा जाता है। ओके, तो करणी माता का मंदिर कहां पर हो जाएगा आपका? देशनोक के अंदर। कहां पर? देशनोक के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और देशनोक कहां पर स्थित है? तो बीकानेर के अंदर स्थित है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है और बीकानेर की राठौड़ों की कुलदेवी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? आपकी करणी माता हो जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? सेडू जी, अजमाल जी, गोगा जी या फिर लोहट जी? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है प्रश्न के अंदर? बाबा रामदेव जी के पिता का नाम। तो बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या हो जाएगा? अजमाल जी हो जाएगा। अजमाल जी राठौड़, अजमाल जी तंवर। ओके, अजमाल किन के पिता का नाम था? तो रामदेव जी के पिता का नाम था। और रामदेव जी का मेला कहाँ पर पड़ता है? रुणेचा जैसलमेर के अंदर। ओके, अगला प्रश्न है, गणगौर पर्व पर गौर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? दुर्गा का, सरस्वती का, पार्वती का या फिर गंगा का? तो बात करें साथियों गौर की, तो गौर की पूजा किस देवी के रूप में होती है? तो पार्वती के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अबूझ सवा किस दिन मनाते हैं? गणगौर के पर्व पर, बसंत पंचमी को, कार्तिक पूर्णिमा को या फिर आखा तीज को? तो अबूझ सवा बताना है आपको, यानी कोई भी मांगलिक कार्य बिना कोई मुहूर्त निकलाए किस दिन की जाती है, ये बताना है आपको किस तिथि को की जाती है। तो अबूझ सवा होता है साथियों आखा तीज के दिन। कब होता है? आखा तीज के दिन होता है। यानी इस दिन जो है बिना कोई मुहूर्त निकलाए कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं हम इस दिन। ओके, और सर्वाधिक विवाह भी किस दिन होते हैं? आखा तीज के दिन होते हैं। और आखा तीज कब आती है? तो वैशाख शुक्ल पक्ष की, कब आती है? वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या आती है? आखा तीज आती है। और इस दिन क्या होता है? अबूझ सावा होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? करौली के अंदर, भरतपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर जयपुर के अंदर? तो अब क्या बताना है आपको? स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर आए थे? और ये प्रश्न एलडीसी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ये जो पिछली एलडीसी हाई कोर्ट वाली एग्जाम हुई थी इसके अंदर पूछा गया था। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम कहां पर आए थे? तो करौली के अंदर आए थे। और साथियों करौली के अलावा सर्वप्रथम तो कहां पर आए थे? करौली के अंदर आए थे। करौली की बाद में बात करें तो उदयपुर के अंदर भी आए थे। उदयपुर के बाद में सवाई माधोपुर के अंदर भी आए थे। और सवाई माधोपुर के अलावा जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के यहाँ भी आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कहां पर? जोधपुर के शासक जसवंत सिंह सेकंड के समय भी आए थे जोधपुर के अंदर। ओके, सो कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। और जोधपुर के अंदर ही सन 1883 ईस्वी के अंदर, सन 1883 ईस्वी के अंदर नन्ही जान नन्ही भक्त ने स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम कहां पर आए थे? तो करौली के अंदर आए थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? मेहरानगढ़,
नाहरगढ़, सज्जनगढ़ या फिर लोहागढ़। तो सुदर्शनगढ़ के बारे में बताना है इस प्रश्न के अंदर। सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से कौन सा किला विख्यात है? तो सुदर्शनगढ़ के किले के नाम से विख्यात कौन सा जिला है? तो नाहरगढ़ का किला। कौन सा किला? नाहरगढ़ का किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और नाहरगढ़ का किला कहां पर स्थित है? तो जयपुर के अंदर स्थित है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें? बाखड़ा नांगल बांध से, पोंग बैराज से, हरिके बैराज से या फिर जवाहर सागर बांध से। तो क्या बताना है आपको? इंदिरा गांधी नहर के बारे में बताना है। तो बात करें साथियों इंदिरा गांधी नहर की, तो इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? तो हरिके बैराज से। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से, यानी सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित कौन सा बैराज है? हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज से हमारी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। आईजीएनपी, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और किसके समय? बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने निकलवाई थी, इसका निर्माण करवाया था। इस नहर का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने, बीकानेर में पेयजल आपूर्ति के लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हरिके बैराज कहां पर स्थित है? पंजाब के अंदर, सतलज और व्यास नदी को संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? अलवर के अंदर, झालावाड़ के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर चूरू के अंदर। तो अब आपको बताना है लाल लोमी मृदा कहां पाई जाती है? तो लाल लोमी, बात करें साथियों लाल लोमी मृदा की, तो लाल लोमी मृदा कहां पर पाई जाती है? उदयपुर के अंदर। कहां पर? उदयपुर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर के अलावा साथियों बात करें डूंगरपुर की, डूंगरपुर के अंदर भी कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लाल लोमी मृदा पाई जाती है। इसके अलावा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के अलावा बात करें तो साथियों इस उदयपुर से तोड़कर एक नई जिले का निर्माण किया गया है। कौन सा? सलूम्बर। इस सलूम्बर में भी कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लाल लोमी मृदा पाई जाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? राजसमंद से, पाली से, जालोर से या फिर सिरोही से। तो अब आपको बताना है सुंडा पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? तो साथियों इस प्रश्न का क्या राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुंडा पर्वत कहां पर स्थित है? जालोर के अंदर स्थित है। और जालोर के अंदर इसी सुंडा पर्वत पर सुंडा माता का मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? सुंडा माता का मंदिर स्थित है, जहां पर राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया था। रोपवे क्या होता है साथियों? रोपवे, तो रोपवे होता है उड़न खटोला, यानी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए इस प्रकार से एक ट्राली सी लगाई हुई होती है, और ये चैन के माध्यम से सड़क कर एक स्थान से दूसरे स्थान यहाँ से यहाँ पर आती है। इसे हम क्या कहते हैं? रोपवे। रोपवे, तो ये राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर? सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर लगाया गया था। ओके, दूसरा रोपवे उदयपुर के अंदर कौन सा? मनसा पूर्णकर्णी माता के मंदिर पर, दूध तलाई के किनारे पर, माछला मगरा की पहाड़ियों पर मनसा पूर्णकर्णी माता के मंदिर में लगाया गया था। और तीसरा रोपवे लगाया गया था आपका सावित्री माता मंदिर पुष्कर के अंदर। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सुंडा पर्वत कहां पर स्थित है? तो जालोर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से या फिर भूमध्य सागर से। तो अब आपको क्या बताना है? पश्चिमी विक्षोभ का संबंध बताना है। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है निम्न में से? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? तो भूमध्य सागर से है। किससे है? भूमध्य सागर से। और इन्हीं पश्चिमी विक्षोभों से क्या होता है? राजस्थान में मावठ वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभों से मावठ वर्षा होती है। मावठ क्या होती है? तो राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मावठ कहा जाता है। और ये किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। और पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहां से होती है? तो भूमध्य सागर से होती है। किससे होती है? भूमध्य सागर से होती है इनकी उत्पत्ति। उत्पत्ति, ओके। लिखने में थोड़ी दिक्कत है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? माही नदी से, बनास नदी से, चंबल नदी से, या फिर लूनी नदी से? तो छप्पन की बात करें साथियों, छप्पन के मैदान की, तो छप्पन के मैदान का संबंध है आपके माही नदी से। किस नदी से? माही नदी से है। माही नदी की बात करें तो साथियों, माही नदी धार जिला में है। जिला अमोरू से पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलकर बांसवाड़ा की खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ की सीमा पर डोंगरपुर, और डोंगरपुर के बाद में ये कहां पर चली जाती हैं? गुजरात के अंदर चली जाते हैं। ओके, तो इसी नदी से किस मैदान का निर्माण हुआ है? प्रतापगढ़ के अंदर छप्पन के मैदान का निर्माण हुआ है। छप्पन का मैदान पूछ ले तो कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है छप्पन का मैदान। ओके, और किस नदी से निर्मित है? तो माही नदी द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। कौन से राज्य में मालवा के पठार का फैलाव नहीं है? राजस्थान के, सॉरी, भारत के किस राज्य में मालवा के पठार का विस्तार नहीं है? मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, या फिर महाराष्ट्र के अंदर? तो मालवा के पठार का विस्तार किस राज्य के अंदर नहीं है? तो महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइए। जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर, यानी इसके अंदर क्या बताना है साथियों? पर्यटक, यानी एक तो हमें पर्यटक स्थल दे रखा है, और ये एक तरफ क्या दे रखा है? पर्यटक स्थल कहां पर स्थित है, ये दे रखा है। अब इनमें से गलत बताना है आपको, कौन सा सही नहीं है, यानी असंगत मेल हुआ है वे वो बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या दे रखा है? जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर। बी के अंदर क्या है? बटनेर का किला गंगानगर के अंदर। सी के अंदर क्या है? नक्की झील माउंट आबू के अंदर। और डी के अंदर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो जूनागढ़ का किला कहां पर है? बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन हमें बताना क्या है? असंगत बताना है। बटनेर का किला कहां पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। बटनेर का किला कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। यहाँ पर क्या दे रखा है? गंगानगर। यहाँ पर क्या दे रखा है? गंगानगर दे रखा है, लेकिन सही क्या आएगा? हनुमानगढ़ आएगा। बटनेर का किला कहां पर है? तो गंगा हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी के अंदर क्या दे रखा है हमें? नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू के अंदर। तो सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। लेकिन बटनेर का किला कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कहां पर है? बटनेर का किला हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तरबड़ किवाड़ के नाम से जानते हैं इस दुर्ग को। सर्वाधिक मुस्लिम महिलाओं द्वारा जल जोहर किया गया था इस किले के अंदर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गंगानगर की जगह क्या आएगा? हनुमानगढ़ आएगा। बाकी नक्की झील भी कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। जूनागढ़ का किला भी कहां पर स्थित है? बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? कालीबंगा में, आहड़ के अंदर, गणेश्वर के अंदर, या फिर बैराट के अंदर? तो ऐसी सभ्यता बतानी है जिस सभ्यता के अंदर मकान के अंदर ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किस सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया? तो गणेश्वर के अंदर, गणेश्वर सभ्यता के अंदर, गणेश्वर सभ्यता के अंदर ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। और गणेश्वर सभ्यता
अगर आपसे पूछ ले कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में नीम का थाना जिले के अंदर स्थित है। नीम का थाना पहले कहाँ पर आती, तो सीकर के अंदर आती थी, लेकिन वर्तमान में नीम का थाना जिले के अंदर आती है। और एक दूसरी सभ्यता थी सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता भी कहाँ पर है? वर्तमान में नीम का थाना जिले के अंदर आती थी। पहले सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर आती थी, लेकिन वर्तमान में किस जिले के अंदर आ गई है? तो नीम का थाना के अंदर आ गई है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या पूछ रहा है हमें? मकान में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, किस सभ्यता के मकानों में? तो गणेश्वर सभ्यता के मकानों में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर किसका प्रयोग किया गया है? पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताका या फिर फहरी? तो रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? तो नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को कालिदास ने अंतः सलीला कहा है? बनास नदी को, चंबल नदी को, माही नदी को या फिर लूनी नदी को? तो ऐसी नदी का नाम बताना है आपको इस प्रश्न के अंदर जिसको कालिदास ने क्या कहा है? अंतः सलीला नदी कहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। किस नदी को कहा कालिदास ने अंतः सलीला? तो लूणी नदी को कहा है। किस नदी को? लूणी नदी को कालिदास ने क्या कहा है? तो अंतः सलीला नदी कहा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी को कहा जाता है लूणाद्री। लूणी को लूणाद्री कहा जाता है। लवणवती कहा जाता है। लवणवती, लवणवती कहा जाता है। इसे ही कहा जाता है मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है इस नदी को। ओके, तो ये सारे उपनाम किस नदी के हो जाएंगे? आपके लूणी नदी को। और इसके अलावा साथियों आपको ध्यान रखना है, यह लूणी नदी जो है, लूणी नदी का पानी बालोतरा के बाद में क्या हो जाता है? तो खारा हो जाता है। बालोतरा के बाद में इस नदी का पानी खारा हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मीठी खारी भी कहा जाता है। मीठी खारी भी कहा जाता है। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। तो इन सब बातों का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लूणी नदी को कालिदास ने क्या कहा है? अंतः सलीला नदी कहा है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस क्लास को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।